26 नवंबर 2008 मुंबई में रात का वक्त था। लाखों लोग अपने घरों में थे। कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर थे तो कुछ लोग रेस्टोरेंट में और कुछ लोग मुंबई के सबसे फेमस होटल ताजमहल पैलेस में मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में मुंबई की सड़कों पर ऐसा अंतक शुरू होने वाला है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। आखिर ये लोग मुंबई तक पहुंचे कैसे, कितने लोग थे और उनका टारगेट क्या था, और आखिर एक ऐसा हमला जो कुछ घंटों में खत्म हो सकता था लेकिन लगभग 60 घंटे तक कैसे चलता रहा। आइए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। 26 नवंबर की रात मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचते हैं। जांच के मुताबिक वे कराची से निकले। रास्ते में एक इंडियन फिशिंग लीजन एमवी कुबेर पर कब्जा किया और फिर मुंबई के तट के पास पहुंचकर छोटे इन्फिटेबल बोट से शहर में दाखिल हुए। करीब 8 से 8:30 बजे के बीच में वे मुंबई के कोलाबा इलाके के पास उतरे और इसके बाद 10 लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट गए। उनके पास अलग अलग टारगेट थे, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी CST, लियोपोल्ड कैफे, ताजमहल पैलेस, ओबरॉय ट्राइटेड और नरीमन हाउस। इसके अलावा शहर के कुछ दूसरे लोकेशन पर भी हमले हुए हैं। कुल मिलाकर 13 लोकेशन पर फायरिंग, एक्सप्रेशन और ग्रेनेड अटैक की घटनाएं दर्ज हुई। अब सोचिए, एक शहर में एक ही समय पर कई जगह हमला हो तो सबसे पहले क्या होगा। पुलिस को यह समझने में समय लगता है कि हमला एक जगह है या कई जगह, और 26/11 में यही सबसे बड़ी चुनौती थी। पहला बड़ा झटका CST, रात करीब 9:50 के आसपास CST पर हमला शुरू हुआ। यह मुंबई का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन था। लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कुछ ही समय में पूरा स्टेशन अफरा तफरी में बदल गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इसी दौरान मुंबई के दूसरे हिस्सों से भी लगातार इमरजेंसी कॉल्स आने लगी। ताज होटल, ओबरॉय, नारीमन हाउस, मुंबई एक साथ कई दिशाओं से अटैक की चपेट में आ चुका था। फिर आया ताज का नंबर। ताजमहल पैलेस मुंबई की पहचान, लेकिन उस रात यही आइकॉनिक बिल्डिंग सबसे लंबे और मुश्किल ऑपरेशन में से एक का सेंटर बन गई। अंदर कई लोग फंस चुके थे। ताज में मौजूद स्टाफ ने भी लोगों को बचाने की कोशिश की। कई एम्प्लॉय ने खुद की सेफ्टी की परवाह किए बिना गेस्ट को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। ताज से जुड़े रिकॉर्ड और कोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक वहां 36 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बाहर मुंबई पुलिस और बाद में इलाइट कमांडोज की बड़ी ऑपरेशन शुरू हुई। हमले में कुल 10 टेररिस्ट शामिल थे, लेकिन वे अकेले ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। उनके पीछे पाकिस्तान में मौजूद हैंडल्स थे जो टेलीफोन कम्युनिकेशन के जरिए उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। भारतीय जांच और कोर्ट प्रेसिडेंसी में इन कम्युनिकेशन को महत्वपूर्ण एविडेंस माना गया। यानी मुंबई में 10 लोग थे, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस हमले में सिर्फ आम नागरिक ही नहीं मारे गए, मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के कई ऑफिसर भी आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। हेमंत कालकरे, अशोक कामते और विजय सारस्कर जैसे सीनियर ऑफिसर्स भी इस हमले में मारे गए, और NSG के मेजर संदीप उत्तरकृष्णन ने ताज में लोगों को बचाने के दौरान बलिदान हुए। पूरे 26/11 हमले में कुल 166 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें 18 पुलिस सिक्योरिटी भी शामिल थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब सिचुएशन बहुत गंभीर हुआ तब NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को मुंबई बुलाया गया। ताज पैलेस, ओबरॉय और नारीमन हाउस में लंबे ऑपरेशन चले। इस काउंटर टेरर ऑपरेशन को आमतौर पर ऑपरेशन ब्लैक टेम्बो के नाम से जाना जाता है। एक तरफ टेररिस्ट, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्स, और बीच में फंसी थी सैकड़ों जिंदगियां। आखिरकार 29 नवंबर 2008 को आखिरी बड़े ऑपरेशन पूरे हुए। लगभग 60 घंटे बाद मुंबई में हमला खत्म हुआ। 9 टेररिस्ट मारे गए, लेकिन एक अजमल अमीर कसाब वह मुंबई पुलिस के हाथों जिंदा पकड़ा गया। 26 नवंबर की रात कसाब और उनके साथी इस्माइल एक पुलिस कन्फेंशन में फंसे। गिलग्राम चौपटी के पास हुई कार्रवाई में इस्माइल मारा गया, लेकिन कसाब को पुलिस ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया, और यहीं से 26/11 की कहानी का अगला चैप्टर शुरू हुआ। क्योंकि भारत के पास पहली बार इस अटैक का एक लिविंग एक्सेड था। उससे हुई पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रेसिडेंसी ने अटैक के पीछे नेटवर्क को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर कसाब को 3 मई 2010 को दोषी ठहराया गया
और 6 मई 2010 को उसे डेथ सेंटेंस दी गई। बाद में मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस बरकरार रखा। फिर 21 नवंबर 2012 अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।